अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर वेल। आज हम रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पीछे हाफ लाइफ वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया था क्लास में। आज हम रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, रेडियो आइसोटॉप्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये नाम से इनके नाम में दो चीज़ें आती हैं, रेडियो एंड आइसोटॉप्स। इधर रेडियो का मतलब ये रेडियो एक्टिव होंगे, कोई ना कोई रेडिएशंस एमिट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये आइसोटॉप्स होंगे, मतलब कि इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट नहीं होगा। अच्छा, रेडियो आइसोटॉप्स पर मूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपके पास स्टेबल न्यूक्लाई और अनस्टेबल न्यूक्लाई क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लाई एंड अनस्टेबल न्यूक्लाई। अगैन मैं बता दूँ, स्टेबल न्यूक्लाई एंड अनस्टेबल न्यूक्लाई। स्टेबल न्यूक्लाई को हम नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई भी कहते हैं और अनस्टेबल न्यूक्लाई को हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लाई आप ये न्यूक्लियस का ना सिंगुलर है, न्यूक्लियस प्लूरल होता है और इसका सिंगुलर न्यूक्लाई होता है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 81 या उससे कम है तो वो आपके पास एक स्टेबल न्यूक्लाई होगा। स्टेबल का मतलब वो नॉन रिएक्टिव होगा, किसी एटम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसी तरह की कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। और इसकी एग्जांपल्स जैसे आप सोडियम ले लें, सोडियम 2311, वो एक स्टेबल न्यूक्लाई है। इसी तरह अनस्टेबल न्यूक्लाई, अगर 82 से आप एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का ज़्यादा कर दें तो वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबिलिटी क्यों होती है, इधर हम केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये अनस्टेबिलिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पर इतना ज़्यादा रहता नहीं, एटॉमिक साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं, या तो खुद ब खुद लॉस होना शुरू हो जाते हैं, या तो वो जंपिंग करते हैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट रेडिएशन एमिट होती हैं। बोर मॉडल में आपने उसको बड़े डिटेल में पढ़ा होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंपिंग करते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं और रेडिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो आपको पता लग गया स्टेबल न्यूक्लियर और अनस्टेबल न्यूक्लियर क्या होती है। अब हम बात करते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। एक्चुअल में ये चीज़ क्या है? रेडियो आइसोटॉप्स एक आर्टिफिशियल खुद बनाए हुए आइसोटॉप्स हैं साइंटिस्ट के। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं। ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन से बम्बार्ड किया जाता है, या आप अल्फ़ा पार्टिकल भी कह सकते हैं। न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल या प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन भी कभी कभार यूज़ होता है, उनसे बम्बार्ड किया जाता है। बम्बार्ड का क्या मतलब कि उन पर उनको उससे रिएक्ट करवाया जाता है। इस बम्बार्डिंग के नतीजे में आपके पास एक और अनस्टेबल न्यूक्लाई मिलता है जिसको हम रेडियो आइसोटॉप्स बोलते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी फिशन रिएक्शन में है जो लेबॉर्ट्रीज़ में होता है। पाकिस्तान में आपका कामरा लेबॉर्ट्री है जिधर फिशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, यूरेनियम 235 उधर यूज़ होता है, जिसको एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है और वो रेडिएशंस एमिट करता है। अब उन रेडिएशंस को हम कैप्चर करके उनको एज एन एनर्जी सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसकी एक एग्जांपल सोडियम 2311। ठीक है, उसको हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर रहे हैं, स्लो मूविंग होगा। ठीक है, स्लो मूविंग क्यों होगा, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को यूज़ करें तो इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास एमिट नहीं होगी, या वो रिएक्ट ही नहीं कर सकेगा। तो इसको हम टाइम देते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें। सोडियम 24 बनेगा और उसके नतीजे में हमारे पास गामा रेज़ ये रिलीज़ होंगी। इन गामा रेज़ को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए, एज एन एनर्जी सोर्स, और बहुत सारे काम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टास्क है कि एक प्रोटॉन बम्बार्डमेंट आप फाइंड करें। प्रोटॉन, आप जो आपके पास हाइड्रोजन होता है ना, सिंगल हाइड्रोजन, उसमें एक ही आपको पता है प्रोटॉन होता है, तो आप सिंगल हाइड्रोजन से भी जो बम्बार्डमेंट होती है उसको भी हम प्रोटॉन बम्बार्डमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आपने एक रेडियो आइसोटॉप्स प्रोटॉन से कौन सा बनता है उसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, और मेरे पर्सनल नंबर पर आप उसको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूजेस पर, आइसोटॉप्स के यूज़ पर। पहले आपके पास तीन तरह के यूज़ हैं। ठीक है, एज अ ट्रेसर यूज़ हो रहा है, उसके बाद मेडिसन में हमने यूज़ किया है, उसके बाद आपकी बुक में जो है लास्ट जो यूज़ है वो कार्बन डेटिंग वाला टॉपिक है। अच्छा, ट्रेसर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ट्रेसर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो किसी भी चीज़ की फंक्शनिंग या उसके डायग्नोसिस, फंक्शनिंग या उसके डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब कि कोई चीज़
कैसे काम करती है, ये उसमें कोई मसला है तो उसको हम डायग्नोज कर सकें, उसको हम देख सकें, इन दो कामों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स इधर यूज़ होते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स हैं ये सारे के सारे। आयोडीन 133 सॉरी, जो मॉनिटरिंग थायरॉयड ग्लैंड की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। आपका जो थायरॉयड ग्लैंड होता है ना, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो आयोडीन 131 जो है वहाँ एमिट ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। अगर हम आयोडीन 131 थायरॉयड ग्लैंड के पास लेकर जाएंगे तो वो जो इन्फेक्टेड जगह होगी उधर वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो हमें पता लग जाएगा इधर ये थायरॉयड आयोडीन 133 ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब है इधर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस 32, ये दो जगह यूज़ होती है। ब्रेन ट्यूमर्स जहाँ भी होते हैं ना, तो वो फॉस्फोरस 32 को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम लेज़र एक्शंस के ज़रिए फॉस्फोरस 32 को यूज़ करते हैं, और जहाँ भी हमारे पास ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है फॉस्फोरस 32 की, तो हमें पता लग जाता है इस जगह ब्रेन में ट्यूमर है और इस जगह नहीं है। जहाँ कम फॉस्फोरस 32 यूज़ हो रहा होता है उधर हमें पता लग जाता है कि ये इधर ब्रेन ट्यूमर नहीं है। दूसरा, प्लांट्स में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं सारे के सारे, उसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन डायरेक्ट आपको पता है प्लांट्स नहीं कंज्यूम कर सकते, उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब वो जो नाइट्रेट्स में कन्वर्जन होती है उसके नतीजे में ना फॉस्फोरस भी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब वो जो फॉस्फोरस प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोरस है वो प्लांट सही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम फॉस्फोरस 32 यूज़ कर सकते हैं। हम वो सिंपल जो फॉस्फोरस यूज़ होती है उसकी जगह हम फॉस्फोरस 32 यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस 32 एक रेडियो एक्टिव है, मतलब कि ये रेडिएशंस को एमिट करेगी। अब जब फॉस्फोरस 32 कंज्यूम करेगा प्लांट, तो हम देख सकते हैं कि वो प्लांट में किधर किधर जा रही है, कैसे जा रही है, किधर कंज्यूम हो रही है, किधर नहीं है। ट्रेसर का मतलब ये है ना कि डायग्नोज करना और किसी भी चीज़ की देखना कि चीज़ कहाँ कहाँ जा रही है, एज अ ट्रेसर पाथ को ट्रेस करना। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस 32 एक तो ब्रेन ट्यूमर्स में यूज़ होती है, दूसरा फर्टिलाइज़र्स की हम देखते हैं कि प्लांट्स कम्प्लीटली फर्टिलाइज़र्स एब्जॉर्ब करें। इसी तरह मशीन्स की वियर एंड टीयरिंग में या लीकेज कहीं तो नहीं है। लीकेज में भी अगर हम कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भेजें तो अगर वो कहीं लीक होगा तो वहाँ जो रेडिएशन से ज़्यादा एमिट होंगी, और जहाँ लीकेज नहीं है वहाँ कम एमिट होंगी। तो इस तरह हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को वियर एंड टीयर में और लीकेज में यूज़ कर सकते हैं। वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि मशीन्स के जो पार्ट्स हैं उनमें कोई मसला तो नहीं है। जैसे दो आपके पास व्हील्स हैं, गरारियाँ हम कहते हैं, जैसे आपकी साइकिल्स में होती हैं, तो उनमें वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, उनके जो हम थ्रेड्स बोलते हैं वो जो हैं हो जाएं, ब्रोकन डाउन हो जाएं, तो वो प्रॉपरली मूव नहीं करती, उस चीज़ को हम बोलते हैं वियर एंड टीयर। अच्छा, नेक्स्ट ये जो है मेडिसिनल यूज़ है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और रेडियो आइसोटोप है, और रेडियो एक्टिव भी हम बोल सकते हैं। और ये ब्रेन ट्यूमर्स, जो कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स आप कह लें, ऐसे सेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को हम बोल सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स को ये किल करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डेटिंग है। अच्छा, कार्बन डेटिंग ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, थोड़ा सा ही लिखा है, बुक में काफ़ी डिटेल है, उसको आप पढ़ लेना। मैं आपको इधर बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज में बताता हूँ। हमारे जो इन्वायरमेंट में है ना, कार्बन इंटर होती है फ्रॉम प्लांट्स एंड एयर। प्लांट्स और एयर में हमारे पास कार्बन मौजूद है। ठीक है, अब वो जब कार्बन हम कंज्यूम करते हैं बाय टेकिंग इन एयर, और प्लांट्स वगैरह खाकर ऑर्गेनिज़म्स भी कंज्यूम करते हैं, एंड वो ऑर्गेनिज़म्स का गोश्त खाकर वो जो कार्बन है ना हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाती है, वो कार्बन हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। जब वो कार्बन हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है तो उसकी एक अमाउंट, जब हम जिंदा रहते हैं उसकी एक कांस्टेंट अमाउंट रहती है, लेकिन जब इंसान मरता है, ठीक है, तो वो कार्बन 14 जो है कंज्यूम करना ख़त्म कर देता है, क्योंकि हम ना तो जब हम मर जाते हैं ना तो हम एयर ले रहे होते हैं, ना तो हम खा रहे होते हैं। अब क्या साइंटिस्ट करते हैं, साइंटिस्ट जो है हमारी बॉडी में जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से उनकी बॉडी में कार्बन 14 की मकदार निकाल कर
देखते हैं कि कार्बन 14 कितना रहता है, लेट अस से 25% रहता है, 30% रहता है, 50% रहता है, कितना रहता है। तो वो उसकी मिकदार निकाल कर